हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स जो दे रहे हैं इस साल, वो डिमांड कर रहे थे कि सर हमें जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में जो इन्वायरमेंट का पोर्शन आता है दोस्तों, जो शंकर आईएएस की बुक जो सभी बच्चे लगभग यूपीएससी जो प्रीलिम्स देते हैं वो पढ़ते हैं, तो अच्छे से हमें कम समय में पूरा रिवाइज करवा दीजिए, ठीक है। तो उन्हीं के डिमांड पे मैं आप लोगों के लिए आज से शंकर आईएएस इन्वायरमेंट का बुक दोस्तों पढ़ाऊँगा, ठीक। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको मैंने खुद से नोट्स बनाया है और उसको पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूँगा ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो ये जो कोर्स है दोस्तों, ये आपका 2 से 3 दिन में, आज से लेकर 2 से 3 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। हो सके परसों तक कंप्लीट हो जाए या एक दिन और एक्स्ट्रा हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आज का हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम लोग प्रीलिम्स 2023 के लिए इन्वायरमेंट का शंकर आईएएस को दोस्तों पढ़ेंगे। ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। इसमें मैं लिखूंगा कम और समझाऊंगा ज़्यादा, ठीक है। और आपको जो है पीडीएफ इसका मैं प्रोवाइड कर दूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं दोस्तों जीरो आईएएस का चैनल और इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बरवाल है दोस्तों। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये मेरे यूपीएससी का जब मैं ईपीएफओ का इंटरव्यू दे रहा था तो वो मेरे उस समय का फ़ोटो है, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन्वायरमेंट में हम लोग कुछ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जो डेफिनीसन। सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, मेन डेफिनीसन देखेंगे हम, ठीक है। परिभाषा देखेंगे, ठीक है। परिभाषा, कुछ चीज़ का परिभाषा देखेंगे और मैं आसानी से आपको सिर्फ समझाऊंगा भी, लिखूंगा बहुत कम, ठीक है। डेफिनीशंस देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो हम लोग देखेंगे उसको बोल लेंगे इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी क्या होता है दोस्तों, तो बायोलॉजी का एक शाखा है जीव विज्ञान का, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो अपने इन्वायरमेंट से, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, जो इंट्रैक्शंस होता है दोस्तों, ठीक है, उसको इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का एक शाखा है जहाँ पे इन्वायरमेंट और उसका जो जीव जंतु होता है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है दोस्तों, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। समझ में आ गया, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है फिर, तो इकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट का और उसका जीव जंतु का, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो। इकोसिस्टम क्या होता है, इसमें जहाँ भी जीव जंतु अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोलॉजी इकोसिस्टम को पढ़ने का एक शाखा है ना, बायोलॉजी का एक शाखा है जहाँ पे इकोसिस्टम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा जाता है। और इकोसिस्टम क्या है, जहाँ पे जीव जंतु, चाहे पेड़ पौधा, जीव जंतु, उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोलॉजी में याद करिएगा स्टडी होता है और इकोसिस्टम में क्या होता है, जीव जंतु आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक। चलिए फिर अगला चीज़ हमारा इकोटोन, ठीक है। तो इकोटोन क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप्स के जब इकोसिस्टम का जो मिलना होता है दोस्तों, उसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। तो इकोटोन वो क्षेत्र होता है, वो एरिया होता है जहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लो रिवर है, ठीक है, ये समुद्र में जाके मिल रही है दोस्तों। तो यहाँ पे दो इकोसिस्टम क्या हुआ, एक हुआ रिवर इकोसिस्टम और दूसरा हुआ ओशियन इकोसिस्टम। तो दोनों अलग अलग टाइप का है, रिवर होता है मीठा पानी, ओशियन होता है खारा पानी। तो जहाँ जो मिलता है ना, वो डिफरेंट होगा, ना तो वो ज़्यादा खारा होगा ना तो ज़्यादा मीठा होगा, तो उसको इकोटोन बोलते हैं। जैसे मैंग्रोव होता है दोस्तों, तो मैंग्रोव क्या है, एक इकोटोन है। क्यों, क्योंकि ना तो ये सादा पानी में पाया जाता है, मीठा पानी में, और ना ही ये खारा पानी में पाया जाता है, दोनों के मिक्सचर में पाया जाता है। तो जहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम मिलते हैं उसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे मरुस्थल है, एक तरफ मरुस्थल है डिफरेंट है और दूसरी तरफ जंगल है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, घास। तो घास भी क्या है, एक इकोटोन है दोस्तों, ठीक है। तो दो डिफरेंट इकोसिस्टम जहाँ मिलते हैं उसको इकोटोन बोलते हैं। और वहाँ पे जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं दोस्तों उसको एज स्पीसीज बोलते हैं, एज स्पीसीज, ठीक है। और यहाँ भी जो भी जीव जंतु इकोटोन में पाए जाएंगे उसका डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे डाइवर्सिटी जो होगा, विविधता बहुत ज़्यादा होगा और डिफरेंट टाइप के जीव जंतु वहाँ मिलेंगे,
ना तो वो इस इकोसिस्टम जैसे होंगे ना तो इस इकोसिस्टम जैसे, बल्कि यहाँ डिफरेंट मिलेंगे। जैसे मैंग्रोव होता है सिर्फ आपको इकोटोन में ही मिलेगा, ना तो वो नदी में मिलता है और ना ही वो समुद्र में मिलता है। जहाँ मिलता है दोनों वहीं पे मिलता है, यहाँ पे समुद्र नदी मिलता है वहीं मिलता है ना। जैसे जिराफ है, जिराफ घास में के मैदान में ही आपको मिलेगा ना, जंगल में नहीं मिलता है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। तो जहाँ पे इकोटोन होता है वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे जीव जंतु का डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसीलिए वहाँ जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसको एज स्पीसीज बोलते हैं। और वहाँ पे जो प्रभाव होता है जिसके कारण डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है उसको एज इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसी तरह जैसे दलदल है, तो दलदल भी दो डिफरेंट दलदल भी एक इकोटोन है। क्यों? क्योंकि एक तरफ सूखा होता है और दूसरी तरफ बहुत पानी होता है। तो भी दलदल क्या होता है? ना तो सूखा है ना तो पानी है, वो भी क्या है? एक इकोटोन है। तो दलदल में भी डिफरेंट टाइप का आपको जीव जंतु मिलेगा जिसको एज इफेक्ट या एज स्पीसीज बोलते हैं दोस्तों, है कि नहीं। चलिए अगला मेरा जो परिभाषा है वो होता है इकोक्लाइन, ठीक है दोस्तों। क्या उसको बोलते हैं? इकोक्लाइन। इकोक्लाइन। तो इकोक्लाइन क्या होता है? जब एक इकोसिस्टम समाप्त होता है धीरे धीरे और दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको इकोक्लाइन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे मरुस्थल है, वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ, घास जन्मा उससे और धीरे धीरे जंगल बना। तो ये जो धीरे धीरे ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो धीरे धीरे आपका ट्रांजिशन हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी को इकोक्लाइन बोलते हैं। तो जहाँ पे एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में धीरे धीरे करके चेंज होता है दोस्तों, कन्वर्ट होता है, ताकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे चेंज हुआ है। जैसे देखिए मरुस्थल से घास है, कहीं कहीं घास है बहुत छोटा छोटा, ठीक है, और जस्ट उसका जंगल पेड़ पौधा थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा पेड़ पौधा हो गया। तो हम बता सकते हैं क्या कि कहाँ पे जो है घास ख़त्म हुआ और कहाँ पे जंगल शुरू हुआ? नहीं बता सकते पूरा एग्जैक्ट कि यहीं पे होगा। तो उसको हम लोग इकोक्लाइन बोलते हैं। मतलब इकोक्लाइन जब एक इकोसिस्टम दूसरे में बहुत धीमा रेट से चेंज होता है तो फिक्स बाउंड्री बताना कि कहाँ पे सीमा हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ पे एक चीज़ है कहाँ पे दूसरा चीज़ है, तो उसको हम लोग इकोक्लाइन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अगला जो चीज़ है उसको नाम है इकोटाइप। तो इकोटाइप क्या होता है? तो किसी भी हैबिटेट में, किसी भी निवास में एक डिफरेंट टाइप का जीव जंतु पाया जाता है दोस्तों, जो सिर्फ वहीं मिलेगा, उसको हम लोग इकोटाइप बोलते हैं, ठीक है। जैसे नीलगिरी, आपको पता है नीलगिरी ताहार है, एक बकरी होती है, तो वो नीलगिरी के पहाड़ी में ही मिलेगी, तो वो इकोटाइप है दोस्तों। तो जहाँ पे जिस भी पार्टिकुलर हैबिटेट में एक तरह का जीव जंतु मिलेगा, उस जीव जंतु के ग्रुप को दोस्तों, उस टाइप के स्पीसीज को हम लोग इकोटाइप बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? उसके बाद है इकोलॉजिकल नीश, NICHE। तो इकोलॉजिकल नीश का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी पार्टिकुलर हैबिटेट में, ठीक है, एक ही तरह का जीव जंतु पाया जाएगा, ठीक है, और वो और कहीं नहीं मिलेगा। उसका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होगा दोस्तों वो उसी इन्वायरमेंट के लिए ही बना होगा, ठीक है। तो इकोलॉजिकल नीश क्या होता है? जैसे इकोटाइप तो समझ गए, एक जीव जंतु, फिक्स जीव जंतु एक पार्टिकुलर एरिया में रहता है, वो सिर्फ वहीं पाया जाएगा। तो वो जीव जंतु जो भी उसका रोल है, फंक्शनल रोल है इकोसिस्टम में, कार्यात्मक जो उसका रोल है दोस्तों, उसी को इकोलॉजिकल नीश बोलते हैं, ठीक है। और हर जीव जंतु का इकोलॉजिकल नीश जो होता है अलग अलग होता है। जैसे रैबिट का जो होगा इकोसिस्टम में रोल अलग है ना, चूहा का रोल अलग है। तो कोई भी दो जीव जंतु का रोल जो होगा एक नहीं हो सकता, इसीलिए इकोलॉजिकल नीश जो होता है दोस्तों, अलग अलग जानवर का अलग अलग होता है। कभी भी दो जानवर का इकोलॉजिकल नीश सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। UPSC क्वेश्चन भी पूछा है इकोलॉजिकल नीश क्या होता है। तो एक इकोसिस्टम में कोई भी जीव जंतु का जो फंक्शनल रोल होता है, आपको याद रखना है, फंक्शनल रोल मतलब कार्यात्मक जो भूमिका होती है वो यूनिक होता है, मतलब अनोखा होता है, वो विशिष्ट होता है, उसी को इकोलॉजिकल नीश बोलेंगे। और कोई भी जीव जंतु का इकोलॉजिकल नीश एक जैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक जैसा नीश होगा मतलब दोनों सेम फंक्शन करेगा, दोनों में लड़ाई होगा तो विलुप्त हो जाएगा। इसलिए जीव जंतु क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये वाला चीज़ नहीं करेंगे जो दूसरा करेगा। जैसे आप जानते होंगे कि जैसे जिराफ है, तो अब क्या लगता है कि जिराफ का शुरू से ही गर्दन लंबा होगा? नहीं होगा ना, शुरू में हो सकता है ये बकरी टाइप हो,
लेकिन देखा गया कि कंपटीशन हुआ तो इसका गर्दन अपना लंबा हो गया, ताकि बकरी जो है नीचे का खा लेगा, गाय घोड़ा ऊपर उसके ऊपर वाला घास खा लेगा, और जिराफ जो है सबसे टॉप का खा लेगा। तो सब अपने को बचाने के लिए अपना रोल जो है डिफाइन कर गए, और वही उनका यूनिक रोल हो गया, जिसको हम लोग इकोलॉजिकल नीश बोले दोस्तों। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको। अगला है मेरा इको टाइप। इको टाइप हो गया था। इको टाइप मतलब एक हैबिटेट में एक विशिष्ट तरह का जीव जंतु मिलता है, उसको इको टाइप बोलते हैं दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे इको टोप क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे छोटा से छोटा एरिया जो यूनिक होगा दोस्तों, विशिष्ट होगा, उसी को हम लोग इको टाइप बोलते हैं। जैसे मान लो पूरा घास का मैदान है, ठीक है, इसमें से कुछ एरिया ऐसा होगा जो पूरा बाकी एरिया से डिफरेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इको टोप। तो इको टोप स्मॉलेस्ट, छोटा से छोटा इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट एरिया, डिफरेंट मतलब विशिष्ट, जो इकोलॉजिकली विशिष्ट एरिया होता है पूरे क्षेत्र में, ठीक है, जो होमोजीनस होगा, जो एक जैसा एक रूपता होगा, जिसमें जो विशिष्ट होगा, उसी को हम लोग इको टोप बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगला जो टर्म है दोस्तों वो है इको फिन। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, और ये डायरेक्ट आकर आपको पता है तभी आप मार पाएंगे, नहीं तो आपको लगे क्या पूछ दिया ये, है ना। तो ज़्यादा नहीं है, 4-5 और है, उसके बाद ये डेफिनेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इको फिन क्या होता है दोस्तों। इको फिन का मतलब ये होता है, अगर जनसंख्या में उन लोगों का जीन सेम है, मतलब जेनेटिक चीज़ सेम है, मतलब डीएनए वीएनए सब सही है, लेकिन उसका देखने में वो अलग अलग टाइप का है, तो जो सेम टाइप का जीन वाले जानवर को, भले वो देखने में अलग अलग हो, आँख उसका काला हो भूरा हो, उसको हम लोग इको फिन बोलते हैं। जैसे आपको पता है बाघ जो होता है दोस्तों, बाघ चाहे वो आपका वाइट हो या आपका वाइट टाइगर होता ही है ना, या फिर ये जो हमारे इधर पाया जाता है रेड और जो ब्राउन टाइप का होता है, तो सब टाइगर ही है, सबका जीन लगभग क्या है, सेम है, लेकिन उनका कलर दोस्तों अलग हो गया। चाहे आँख का कलर है, बॉडी का कलर है, हाइट अलग हो सकता है, ब्लड टाइप अलग हो सकता है। तो सेम टाइप का जीव जंतु अगर एक एरिया में पाया जाता है और उसका जेनेटिक अगर सेम मटेरियल है, जीन सेम है, तो भले उसका कलर सेम हो, हाइट अलग हो, लंबाई चौड़ाई मोटाई अलग हो, फिर भी उसी को हम लोग इको फिन बोलते हैं। तो याद क्या रखना आपको, उसका जेनेटिक मटेरियल दोस्तों सेम होता है। जेनेटिक मटेरियल या जीनो टाइप बोलते हैं, मतलब जीन का जो टाइप होता है वो सेम होता है, लेकिन उसका कलर वलर दोस्तों अलग होता है। तो कलर वलर को हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप जिसमें क्या आएगा, रंग, रूप, लंबाई, ये सब आता है। तो हमें याद क्या रखना है कि जो इको फिन होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल उनका जीन सेम होता है, लेकिन उसका फिनोटाइप अलग होता है, रंग रूप लंबाई दोस्तों अलग होता है। तो अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि इको फिन क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा कि जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, लेकिन फिनोटाइप उसका अलग अलग होता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अगला जो परिभाषा है वो है इको जोन। तो इको जोन मतलब इकोलॉजिकल जोन। तो पूरे पृथ्वी पे आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के दोस्तों इकोसिस्टम है कि नहीं। मरुस्थल है, घास का मैदान है, वन है, समुद्र है, खारा पानी है, ब्रैकिश वाटर है, मीठा पानी है, तो उसी को हम लोग दोस्तों इको जोन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों हैबिटेट। तो हैबिटेट का मतलब निवास स्थान। क्या होता है, निवास स्थान। तो जहाँ भी कोई जीव जंतु रहता है दोस्तों, उसको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, इसी से मिलता जुलता टर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं होम रेंज। तो होम रेंज का मतलब हो जाएगा, होम मतलब गृह और रेंज मतलब रेंज हो लो। तो देखिए हैबिटेट में वो रहता है। ठीक है, जैसे देखिए आप बताइए एक बाघ है, ठीक है, तो बाघ तो भैया अपने यहीं पे रहेगा एरिया, मान लो पूरा जंगल है, ठीक है, तो बाघ ये बताइए पूरा जंगल में सोता कहाँ पे सोता रहता है, रिप्रोडक्शन कहाँ पे करता है, कुछ फिक्स एरिया होगा, लेकिन पानी वानी पीने के लिए हो सकता है यहाँ पे आता होगा, शिकार करने के लिए यहाँ पे आएगा, और भी कुछ करने खेलने कूदने के लिए घूमते रहेगा इधर उधर। तो जितना दूर बाघ घूम फिर रहा है उसको हम लोग होम रेंज बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ वो रहता है, रिप्रोडक्शन करता है, सोता है, खाता है, पीता है, जहाँ पे बैठ के सो के रहता है, उसको हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग भी
रहते तो यहीं पे हैं किसी फिक्स एरिया में, लेकिन घूमने फिरने के लिए दूर दूर जाते हैं। तो जहाँ तक हम लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, जो भी काम करने के लिए, उसको होम रेंज बोलते हैं, और जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं दोस्तों। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद एक चीज़ होता है उसको बोलते हैं बायोटाइप, बायोटोप। तो बायोटोप क्या होता है? तो बायोटोप का मतलब है मनुष्य को, कोई भी जीव जंतु को जीने के लिए जो भी इन्वायरमेंट का कंडीशन चाहिए, पानी इन्वायरमेंट कंडीशन चाहिए, मतलब पानी कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितना, आर्द्रता कितना चाहिए, जो भी इन्वायरमेंट का कंडीशन चाहिए, ऑक्सीजन इतना होना चाहिए उसके जीने बीने के लिए, उसी को हम लोग बायोटोप बोलते हैं। ठीक है? तो जीव जंतु, चाहे वो पशु हो, मनुष्य, पेड़ पौधा हो, उसके जीने के लिए जो भी इन्वायरमेंट का कंडीशन चाहिए, पर्यावरण का हमारा स्थिति होना चाहिए दोस्तों, उसी को बायोटोप बोलते हैं। ठीक है? परिभाषा में लास्ट हम लोग को जो पढ़ना है आज, पढ़ना है उसका नाम है बायोसिनोसिस, बायो COENOSIS। ठीक है दोस्तों? तो बायोसिनोसिस का मतलब है, तो बायोसिनोसिस जो है दो वर्ड से बना है, एक है बायो, ठीक है, और एक है सिनोसिस। तो बायो मतलब बायोटिक, मतलब जिसमें जान होता है उसमें को बायोटिक, बायोटिक मतलब जैविक। ठीक है? और सिनोसिस मतलब कम्युनिटी। तो देखिए दोस्तों, एक एरिया में बहुत सारा जीव जंतु होता है जो इंटरेक्ट करता है ना। जैसे मान लो कोई एरिया में शेर भी है और हिरन भी है, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, ये इसको खाता है, ये भागते रहता है, तो इंटरेक्शन हो रहा है। तो किसी एरिया में जीव जंतु का जो इंटरेक्शन होता है फिक्स एरिया में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? बायोसिनोसिस। ठीक है? जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपस में इंटीग्रेट होते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोसिनोसिस। ठीक है? तो अभी हम लोग क्या क्या डेफिनेशन पढ़े, बस रिपीट कर दे रहे हैं आपको जल्दी से। सबसे पहले इकोलॉजी क्या होता है? तो बायोलॉजी का एक शाखा है जहाँ पे इन्वायरमेंट और जीव जंतु के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। इकोसिस्टम में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। इकोटोन क्या होता है? दो डिफरेंट इकोसिस्टम का जहाँ पे मिलता है उसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। जैसे मैंग्रोव है, जैसे घास का मैदान है, जैसे आपका मरुस्थल है, दलदल है ना। इसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसको एज स्पीसीज बोलते हैं, और ये इसका यहाँ पे प्रभाव होता है उसको एज इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे डाइवर्सिटी, जो विविधता होता है जीव जंतु का, वो बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे डिफरेंट जीव जंतु मिलते हैं जो दोनों इकोसिस्टम से दोस्तों अलग अलग होते हैं। ठीक है? उसके बाद इकोक्लाइन क्या होता है? तो जब एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में चेंज होता है, और जहाँ पे हम बता नहीं सकते कि कब ये ख़त्म हुआ और कब दूसरा सही शुरू हुआ, तो उसको इकोक्लाइन बोलते हैं। ठीक? इको टाइप क्या होता है? किसी फिक्स एरिया में एक डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम जो जीव जंतु पाया जाता है उसको इको टाइप बोलते हैं, जो वहीं पे मिलेगा। ठीक है? इकोलॉजिकल नीश क्या होता है? तो कोई भी जीव जंतु का इकोसिस्टम में एक फंक्शनल रोल होता है, भूमिका होता है, और वो विशिष्ट होगा, उसी को इकोलॉजिकल नीश बोलते हैं दोस्तों। इको टाइप क्या होता है? तो पूरा बड़ा सा एरिया है, उसमें एक फिक्स एरिया है जो बाकी एरिया से डिफरेंट होगा, उसको इकोटोप बोलते हैं दोस्तों। इकोफिन क्या होता है? तो इकोफिन वो जीव जंतु होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल मतलब जीन सेम होता है, लेकिन उसका फिनोटाइप, रंग रूप लंबाई अलग होता है। ठीक है? इकोजोन क्या होता है? तो इसको इकोलॉजिकल जोन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है? अलग अलग जो इकोलॉजी होता है, जैसे घास का मैदान है, अलग अलग जो इकोसिस्टम है, घास का मैदान है, मरुस्थल है, समुद्र है, तो वो सब चीज़ को इकोजोन बोलते हैं। हैबिटेट क्या होता है? तो जहाँ भी जीव जंतु रहता है उसको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं, निवास स्थान। होम रेंज क्या होता है? जहाँ तक वो घूमता है फिरता है उसको होम रेंज बोलते हैं। बायोटोप क्या होता है? तो जीव जंतु पशु को रहने के लिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हीट वीट चाहिए, पानी चाहिए, उसको वो सारे कंडीशन को, वो सारे स्थिति को, पर्यावरण स्थिति को बायोटोप बोलते हैं। बायोसिनोसिस क्या होता है? तो जहाँ भी दो एकदम जीव जंतु एकदम आपस में लिंक होगा, जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग बायोसिनोसिस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है? तो ये हमारा डेफिनेशन था, परिभाषा। ठीक है? अब हम लोग दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरैक्शन। ठीक है? तो दोस्तों अगला टॉपिक हमारा इंटरेक्शन। ठीक है? इंटरेक्शन मतलब एक जीव जंतु आपस में, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो अलग अलग टाइप का इंटरेक्शन होता है दोस्तों। पहला है जैसे
म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है दोस्तों, दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों जीव जंतु को फ़ायदा होता है दोस्तों, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। जैसे आपको पता है कोरल, तो कोरल में आपको पता है कोरल पॉलिप होता है ना, ये खाना खुद नहीं बना पाता है, और इसमें एक अलगी रहता है जो खाना इसको बना के देता है। तो अलगी को क्या फ़ायदा होता है, इसको संरक्षण मिल जाता है, कोई इसको खा नहीं पाता है, ठीक है। और कोरल पॉलिप को क्या होता है, अलगी खाना जो बनाता है वो इसको मिल जाता है, तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। उसी तरह आपको पता है प्लांट एक माइक्रो रीजा होता है दोस्तों, क्या होता है, माइक्रो, जैसे आपने पढ़ा है ना राइजोबियम, राइजोबियम। तो राइजोबियम में क्या होता है, आपको पता है कि पौधा रहता है, तो इसके जो नोड्यूल होता है रूट में, जड़ में, तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है दोस्तों, ठीक है। तो उस बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो प्लांट को फ़ायदा होता है, और बैक्टीरिया को फिर खाना मिल जाता है प्लांट का, ठीक है। तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए ये म्यूचुअलिज्म है दोस्तों, ठीक है। फिर उसी तरह एक होता है माइको राइजल। तो माइको राइजल भी वही है, प्लांट का और फंगी का फ़ायदा होता है। तो क्या प्लांट का क्या फ़ायदा होता है कि प्लांट में जब फंगस लग जाता है दोस्तों, तो उसका एरिया बढ़ जाता है, तो एरिया बढ़ जाता है तो प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन ये सब मिल जाता है, ज़्यादा एरिया से वो एब्जॉर्ब कर सकता है। और फंगी अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, जिसको कवक बोलते हैं, कवक खाना नहीं बना पाता है, तो प्लांट उसको खाना मिल जाता है। तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है, प्लांट को भी और फंगी को भी, इसलिए इसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं दोस्तों। उसी तरह एक होता है क्लाउन फिश एंड एनीमोन, ठीक है। तो दोनों को दोस्तों फ़ायदा होता है इसमें, क्लाउन फिश को भी होता है और एनीमोन को भी होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा होता है कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा होगा और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसको कॉमेंसलिज्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे गाय है दोस्तों, ठीक है, तो गाय के, मान लो गाय है, ये जा रहा है, ठीक है, तो इसके पैर से मिट्टी निकल गया, खुद गया, तो मिट्टी खुद गया, तो मिट्टी के नीचे क्या रहता है, कीड़ा वीड़ा रहता है, ठीक है, कीड़ा रहता है। तो ये मान लो कि इसके पीछे पीछे, गाय के पीछे पीछे कोई कौवा है या मैना है, तो वो कीड़ा को खा लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, गाय को कोई फ़र्क पड़ा नहीं, गाय को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कौवा को क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो एक को फ़ायदा हुआ, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉमेंसलिज्म। मतलब गाय को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और कौवा और जीव जंतु उसको जो है पक्षी को फ़र्क हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उसको कीड़ा खा ले रही है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह जैसे शार्क होता है, तो शार्क एक बड़ी मछली होती है, आपको पता है, ठीक है ना, और उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी मछली घूमती है। तो क्या होता है, जैसे शार्क है, बड़ी मछली है दोस्तों, ठीक है, ये बड़ी मछली जा रही है इधर, है ना, तो जब ये मुंह खोल के, जब अब क्या होता है, ये छोटा छोटा जब मछली होता है, तो जब ये खा जाता है दोस्तों, बड़ा मछली जो होता है शार्क, कोई बड़ी सी मछली है उसको खा गया, तो खाता है, तो खाएगा तो पूरा एकदम दबा के खाता है, तो उसका क्या होता है, छोटा छोटा टुकड़ा इधर उधर चल जाता है। तो इसके इर्द गिर्द बहुत छोटी छोटी मछली साथ साथ शार्क साथ साथ घूमते रहती है, तो टुकड़ा जूठा को ये खा लेती है। अब शार्क इसको थोड़ी खाएगा, छोटा मछली को क्या खाएगा शार्क, उससे पेट थोड़ी बढ़ेगा। तो बड़ा मछली को जब शार्क खाता है, तो बड़ा मछली का जो टुकड़ा होता है छोटा मछली को मिल जाता है, तो शार्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, शार्क का तो पेट भरेगी, हल्का सा खा रहा है ये, और ये मछली को फ़ायदा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसकी तो एक को फ़ायदा हो रहा है छोटी मछली को, और शार्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये भी एक कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। तीसरा जो इंटरेक्शन का टाइप होता है उसको बोलते हैं अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है, एक को नेगेटिव फ़र्क पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है एक पे, एक का नुकसान होता है, और दूसरे पे कोई चेंज नहीं होता है। जैसे हम लोग उसी में गाय का देखें, तो जो कीड़ा था उसको तो नुकसान हो गया, वो तो मर गया, तो कीड़ा को नुकसान हो गया, लेकिन गाय को कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो ये अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। मतलब अगर कीड़ा और गाय का देखें तो अमेंसलिज्म है, और कौवा और गाय कौवा और गाय का देखें तो कौवा को फ़ायदा हो रहा है और गाय को कोई नुकसान नहीं आ रहा है, तो वो कमेंसलिज्म है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है ये। उसी तरह कोई बड़ा सा अगर पौधा है दोस्तों, ठीक है, बड़ा सा पौधा है, तो जब ये धूप वूप अपना ले लेता है, ठीक, अगर इसके
पास कोई छोटा सा पौधा है दोस्तों, तो इसको धूप नहीं मिलेगा तो इसको नुकसान हो जा रहा है, लेकिन बड़ा वाला पौधा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये नीचे भी रहता तो फिर भी इसको धूप मिलता, लेकिन इस बड़ा पौधा के कारण इसको नुकसान हो जा रहा है दोस्तों, लेकिन बड़ा पौधा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये भी एमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक और होता है इंटरेक्शन, उसका नाम है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मतलब परजीवी, है ना, परजीविता। तो इसमें क्या होता है, एक को नुकसान होता है और एक को फ़ायदा होता है। जैसे हम लोग के सर पे बाल है तो बाल में जो लीक होता है कि ढीला होता है जो, है ना, जू होता है, तो जू को फ़ायदा होता है, वो हम लोग खून चूसता है, और इसको क्या होता है, नुकसान होता है हम लोग को, इंसान को। वो पैरासिटिज्म है दोस्तों। उसी तरह कुत्ता में जो कीड़ा होता है, कुत्ता को नुकसान होता है, कीड़ा को फ़ायदा होता है, वो पैरासिटिज्म है, ठीक है। एक होता है कॉम्पिटिशन मतलब प्रतिस्पर्धा। कॉम्पिटिशन क्या होता है, दो जीव जंतु सेम चीज़ के लिए लड़ाई करता है ना। जैसे मांस है, हिरन है, ठीक है, इसको खाना है तो बाघ भी है और शेर भी है, दोनों लड़ाई करेगा, और दोनों एक दूसरे से लड़ाई करेगा, चोटिल होगा, कुछ खा लेगा कुछ नहीं खा पाएगा। तो कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद एक है प्रीडेशन मतलब शिकारी होता है। शिकारी क्या होगा, शेर शिकार कर रहा है हिरन का, तो हिरन को नुकसान होता है, शेर को फ़ायदा होगा। तो इसमें एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है दोस्तों, ठीक है। एक है न्यूट्रलिज्म मतलब ना तो फ़ायदा होता है ना तो नुकसान होता है, ठीक है। जैसे चिड़िया है और मनुष्य है, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, न्यूट्रलिज्म, ना तो फ़ायदा ना तो नुकसान, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये था हमारा दोस्तों टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। आपको समझ में आ गया, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सिंपल है ये, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे दोस्तों म्यूचुअलिज्म, दोनों को फ़ायदा होता है, जिसमें एग्जाम्पल कोरल का देखे थे, जिसमें कोरल पोलिप और अलगी होता है, दोनों को फ़ायदा होता है। राइजोबियम का दिखे थे कि पौधे के जड़ में रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन फिक्स करता है तो प्लांट को भी फ़ायदा होता है, बैक्टीरिया को खाना मिल जाता है। माइक्रोहाइजल प्लांट का देखें, ठीक है, क्लाउन फिश और सी एनीमोन का बात किए। कॉमेंसलिज्म का बात किए दोस्तों, एक को फ़ायदा होता है दूसरे को कोई चेन नहीं होता है। उसका एमेंसलिज्म का बात किए, एक को फ़ायदा होता है एक को नुकसान होता है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पैरासिटिज्म देखें, एक को फ़ायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है। कंपटीशन देखें, दोनों को नुकसान होता है। शिकारी देखें, प्रीडेशन, एक को फ़ायदा एक को नुकसान। न्यूट्रलिज्म देखें, जिसमें ना तो फ़ायदा होता है ना तो नुकसान होता है, ठीक। तो चिड़िया और मनुष्य का एग्जाम्पल देखें, ठीक। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इकोसिस्टम मैंने बता दिया था पहले, क्या होता है इकोसिस्टम। तो बायोस्फीयर का वो पार्ट जो फंक्शनल होता है, जिसमें कुछ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। जहाँ पे इंटरेक्शन होता है आसपास में, जीव जंतु का इंटरेक्शन होता है उसके पर्यावरण से, और पर्यावरण का इंटरेक्शन होता है जीव जंतु से, उसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं दोस्तों। तो इकोसिस्टम का अंग होता है, अंग मतलब कंपोनेंट। आपको पता है इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा बायोटिक और एक होगा एबायोटिक, ठीक है। एक बायोटिक मतलब अजैविक, जैविक, है ना, अजैविक, और एक होगा बायोटिक मतलब जैविक। तो उस नॉर्मल चीज़ है, सिंपल, जिसमें जान होगा वो जैविक, जिसमें जान नहीं होगा वो अजैविक। तो कोई भी इकोसिस्टम होता है उसमें कुछ चीज़ होता है जिसमें जान होता है, जैसे प्लांट होगा, जीव जंतु होगा, उसमें जान होगा, बैक्टीरिया होगा, ये सब। और एबायोटिक मतलब जान जिसमें नहीं होगा, जैसे हवा है, पानी है, धूप है ना, पीएच वैल्यू है, सैलिनिटी है, लवणता है, ये सब क्या चीज़ है, एबायोटिक चीज़ है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और फिर और भी इसको बांट सकते हैं इकोसिस्टम को, दो टाइप का इकोसिस्टम हो सकता है दोस्तों। एक होता है टेरेस्ट्रियल, जो ज़मीन पे होगा, स्थलीय, ठीक है, स्थलीय इकोसिस्टम हो सकता है। और दूसरा इकोसिस्टम हो सकता है आपका एक्वाटिक, मतलब जलीय, ठीक है। तो स्थलीय मतलब जो स्थल है, जैसे वन है, मरुस्थल है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है ना, उसके बाद घास का मैदान है, ग्रासलैंड है, ठीक है।
और एक्वाटिक में जो पानी में है, जैसे रिवर इकोसिस्टम है, नदी, जैसे ओशियन इकोसिस्टम है, फिर कोस्टल इकोसिस्टम है, तटीय, फिर उसके बाद आपका जो है फ्रेश वाटर है जो रिवर के अंदर आएगा। तो ये सब है जो जल वाला है। तो इकोसिस्टम 2 टाइप का आप समझ गए, है ना। फिर अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों इकोसिस्टम सर्विसेज। मतलब इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? पर्यावरण सेवाएं। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह हम लोग को गाड़ी जो बस होता है वो सेवा देता है, सर्विस देता है इधर उधर जाने के लिए, और भी चीज़ सामान प्रोवाइड करता है। दुकानदार सेवा देता है, डॉक्टर भी सेवा देता है। उसी तरह से आप भी जब सिविल सर्वेंट बनेंगे, आप पब्लिक को सर्व करेंगे। उसी तरह इकोसिस्टम भी जो होता है दोस्तों, वो भी हम लोग को सर्विस देता है, ठीक है, सेवा देता है। मतलब कुछ कुछ चीज़ प्रोवाइड करता है, कुछ कुछ फैसिलिटी देता है। तो जो सेवा देता है उसको हम लोग 4 कैटेगरी में देख सकते हैं। एक होता है प्रोविजनिंग सर्विसेज। तो प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? मुहैया करवाना। तो इसमें हम लोग को सामान देता है, सामान मतलब गुड्स देगा, ठीक है। या आपको याद रखना, मतलब जो चीज़ को आप टच कर पाएंगे वो पर्यावरण से हम लोग को मिलता है। जैसे लकड़ी है, ईंधन है, कोई केमिकल है, कोई मेडिसिन है, दवा है, दारू है, दारू बनने की दवा, है ना। तो प्रोविजनिंग सर्विसेज मतलब कोई भी सामान हो जो आप टच कर पाओगे उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज, जो पर्यावरण से मिलता है, ठीक। दूसरे टाइप को सर्विस को बोलते हैं दोस्तों सपोर्टिंग सर्विस, जो सपोर्ट करने वाला सर्विस होता है। जैसे इसमें आपको याद रखना है क्या क्या होता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। तो इन्वायरमेंट जो सर्विस देता है, तो सपोर्टिंग सर्विस किसको बोलते हैं? तो देखिए, आपको पता है कि न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग होता है दोस्तों, आपको पता है ना। नाइट्रोजन का साइकिल होता है, कार्बन का साइकिल होता है, तो वो किसके द्वारा होता है? पर्यावरण के द्वारा होता है, इन्वायरमेंट के द्वारा। उसी तरह बायोमास का प्रोडक्शन, ये भी कौन सा सर्विस के अंदर में आएगा? सपोर्टिंग सर्विस के बीच में आएगा, अंदर में आएगा। उसी तरह मृदा निर्माण, ठीक है। जो मृदा का निर्माण होता है दोस्तों, वो भी किस में आपका आएगा? सॉइल फॉर्मेशन सपोर्टिंग सर्विस में आएगा। उसके बाद प्राइमरी प्रोडक्शन, मतलब कोई भी चीज़ उग रहा है उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, तो वो भी सपोर्टिंग सर्विस में। तो आप याद कर लो, इसमें याद करना है तो न्यूट्रिएंट बनना, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फिर बायोमास का प्रोडक्शन, ठीक है, मृदा का निर्माण और प्राइमरी प्रोडक्शन, सब आता है दोस्तों सपोर्टिंग सर्विस में, ठीक है। अच्छा, रेगुलेटिंग सर्विस, बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन इन दोनों में होता है, सपोर्टिंग सर्विस में, रेगुलेटिंग में। प्रोविजनिंग में तो कोई नहीं होगा, क्योंकि जो भी सामान कहीं लिखा है तो आप समझ लो जाओ कि वो प्रोविजनिंग सर्विस है। सपोर्टिंग में कंफ्यूज होता है और रेगुलेटिंग में होता है। सपोर्टिंग में याद कर लो मृदा, मिट्टी, न्यूट्रिएंट, बायोमास और प्राइमरी। फिर है रेगुलेटिंग सर्विसेज, मतलब जिसको रेगुलेट करता है दोस्तों, नियंत्रण करता है ना। तो रेगुलेट मतलब नियमन करना। तो इसमें क्या क्या आता है दोस्तों? देखो, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, ठीक है। फ्लड, बाढ़ को रेगुलेट करता है। इसके अलावा कोई बीमारी को रेगुलेट करता है, डिजीज, ये सब आपको ध्यान देना है। वाटर, पानी को रेगुलेट करता है, ठीक है। और पॉलिनेशन, जो परागन होता है दोस्तों, उसको भी रेगुलेट करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो रेगुलेटिंग सर्विस में क्या क्या आएगा? क्लाइमेट आएगा, बाढ़ आएगा, बीमारी आएगा, पानी आएगा और परागन आएगा, पॉलिनेशन आएगा दोस्तों। फिर चौथा टाइप का जो सर्विस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कल्चरल सर्विसेज। ये तो बहुत आसान है। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक चीज़, जैसे जहाँ घूमते हो आप, हम लोग कहीं देखने के लिए, पर्यावरण को देखने के लिए जाते हैं। लोग नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि मज़ा आता है घूमने में, है ना। डल झील जाते हैं तो क्या देखते हैं? पर्यावरण को देखते हैं दोस्तों। तो पर्यावरण जो है कल्चरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे स्पिरिचुअल सर्विस है ना, धार्मिक चीज़ है, स्पिरिचुअल है। इको टूरिज़म बोलते हैं, कॉन्सेप्ट चलता है इको टूरिज़म। कल्चरल हेरिटेज आपको पता है भारत सरकार बनाती है, ये देश और भी देश बनाता है। सांस्कृतिक विरासत, है ना। तो ये सब भी चीज़ जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम 4 सर्विस प्रोवाइड करता है। प्रोविजनिंग मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, सामान। सपोर्टिंग सर्विस मतलब याद कर लो, न्यूट्रिएंट, बायोमास, सॉइल और प्राइमरी। रेगुलेटिंग रेगुलेट करता है जी किसको? तो क्लाइमेट को, बाढ़ को, बीमारी को, पानी को और परागन को, ठीक है दोस्तों। और कल्चरल मतलब क्या? स्पिरिचुअल चीज़, सांस्कृतिक चीज़, जैसे धार्मिक और स्पिरिचुअल, ठीक है। तो ये हमारा था दोस्तों इकोसिस्टम सर्विस, आप याद रखिएगा, ठीक।
अब हम देखते हैं दोस्तों फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में। फ्रेश वाटर इको सिस्टम के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम होता है ना, मीठा पानी का जो परिस्थिति तंत्र होता है दोस्तों, वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे एक है लेंटिक मतलब, और लोटिक, दो टाइप का होता है। तो लोटिक मतलब समझो लौटता है, मतलब जिसमें पानी मूव करेगा। पानी अगर मूव करता रहेगा, ठीक है, बहता रहेगा, तो उसको हम लोग लोटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे नदी क्या है, पानी उसका मूव करता है। झरना, इसका पानी मूव करता है, उसको बोलते हैं लोटिक इकोसिस्टम। लेंटिक मतलब जिसका पानी स्थिर रहेगा, जो बहेगा नहीं। जैसे तालाब का पानी नहीं बहता है। जैसे झील का पानी नहीं बहता है कि नहीं। जैसे आपका वेटलैंड का पानी नहीं बहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लेंटिक मतलब जो नहीं बहता है। लोटिक मतलब जो लौटता है मतलब मूव करता है ना, उसको हम लोग लोटिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और देखिए और भी होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई तालाब है या कोई इकोसिस्टम है पानी वाला, ठीक है। तो जो सबसे गहरा में पानी होता है दोस्तों, पानी की गहराई के हिसाब से और कितना सूर्य का किरण पड़ता है कहाँ पे, उसके आधार पे 3 जोन हम लोग बांट देते हैं मीठा जल का, ठीक है। तो एक को बोलते हैं हम लोग लिटरल जोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, लिटरल जोन। तो जो ये देखिए, ये हमारा ज़मीन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ज़मीन, और ये हमारा क्या है दोस्तों, पानी। तो जो ज़मीन जहाँ से शुरू होता है और कुछ गहराई तक, उसको लिटरल जोन बोलते हैं दोस्तों, जहाँ पे सूर्य का किरण अच्छे से पड़ता है और यहीं पे आपको पेड़ पौधा दिखेगा ज़्यादातर, न्यूट्रिशन यहीं पे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाला जो पानी होता है रिवर का या समुद्र का, बीच वाला जहाँ पे उतना वो पेड़ पौधा नहीं दिखेगा, यहाँ से और अंदर लास्ट तक, उसको हम लोग दोस्तों लिम्नेटिक जोन बोलते हैं। लिम्नेटिक जोन, ठीक है, लिम्नेटिक जोन बोलते हैं। या इसको ओपन जहाँ पे ओपन वाटर होता है, मतलब खुला पानी होता है, ठीक है। तो जो ज़मीन से टच किया हुआ है जस्ट, उसको लिटरल जोन, और उसके बाद दोस्तों लिम्नेटिक जोन शुरू होता है, जिसको ओपन वाटर या खुला पानी भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और जहाँ पे सूर्य का क्या पत्ते को, यहाँ पे अगर सूर्य है, तो ये बताइए सूर्य का प्रकाश पूरा पानी के अंदर तक जाएगा क्या, नहीं। तो सूर्य का प्रकाश जहाँ तक जाता है उसको हम लोग फोटिक जोन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, फोटिक मतलब होता है सूर्य। तो सूर्य का प्रकाश जहाँ पे जाता है उसको हम लोग फोटिक जोन बोलते हैं। तो हो सके सूर्य का प्रकाश नीचे सतह से कुछ गहराई तक ही जाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया को क्या बोलेंगे, फोटिक जोन, ठीक है। और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है उसको यूफोटिक बोलते हैं। मतलब यूफोटिक जोन मतलब सूर्य अब या अप्रकाशीय स्थल, ठीक है, या अप्रकाशीय क्षेत्र है ना, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। तो यहाँ तक अगर ऊपर से यहाँ तक अगर फोटिक जोन है, तो नीचे वाला जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा उसको क्या बोलेंगे, यूफोटिक जोन, ठीक है। और सबसे नीचे वाले पानी को जो गहराई में होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं बेंथिक जोन। क्या बोलते हैं, बेंथिक जोन। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको देख लेंगे, हिंदी में क्या क्या बोलते हैं उसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो आपको वर्ड जो होगा आसानी से होगा, ठीक है। या मैं कोशिश करूँगा कि एक पीडीएफ में ये सब चीज़ को आपको हिंदी में लिख के कहीं से ढूंढ दूँ, लिख दूँ। नहीं तो आप अगर शंकर IAS आपके पास बुक होगा या कोई भी आपके पास बुक होगा, दृष्टि का भी अगर आता है इन्वायरमेंट का बुक, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। नहीं तो मैं जो PDF दूँगा दोस्तों, तो उसका जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी में है, तो उसका आप वहाँ से रिफ़र कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश वाला PDF देख लीजिएगा कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो है हिंदी में क्या है, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो जो ज़मीन से स्थल टच है उसको लिटरल जोन, खुला वाला पानी को लिम्नेटिक जोन, गहरे वाले पानी को बेंथिक जोन, और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उसको फोटिक जोन, और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है उसको यूफोटिक जोन। बस आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए जो झील होता है दोस्तों, लेक होता है, ठीक है, वो 3 टाइप का होता है। एक वो लेक होता है जो अभी अभी जस्ट बना है, तो उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं होता, उसमें उतना पोषण नहीं होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोट्रोपिक लेक। मतलब जो झील अभी जस्ट बना है उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, तो उसको ओलिगोट्रोपिक बोलते हैं।
कुछ समय के बाद वो इतना हो जाता है कि उसमें हल्का हल्का जो है न्यूट्रिशन आ जाता है। उसको हम लोग मीसोट्रॉफिक जोन बोलते हैं, मीसोट्रॉफिक लेक, मीसोट्रॉफिक झील बोलते हैं। जहाँ भी मीसो वर्ड जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब समझिएगा मीडियम, मिडिल है, मिडिल बीच वाला चीज़ है। और ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन मतलब पोषण। ठीक है, तो पोषण के आधार पे झील को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए। एक ओलिगोट्रॉफिक जिसमें पोषण ना के बराबर होगा, बहुत कम होगा। मीसोट्रॉफिक पोषण होगा लेकिन कम होगा। और सबसे ज़्यादा पोषण और सबसे बेकार लेक होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं यूट्रोफिक। आप सुने पढ़े भी होंगे यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जिस झील में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है तो वहाँ पे अलगी वलगी जो कवक होता है दोस्तों वो पूरा फैल जाता है ना। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यूट्रोफिकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वैसे झील जहाँ पे बहुत सारा न्यूट्रिशन है उसको यूट्रोफिक लेक बोलते हैं दोस्तों। तो ये 3 लेक, तो लेक का अलग अलग टाइप है। पानी का आधार पर लेंटिक और लोटिक इकोसिस्टम, उसके बाद किस तरह से लिटरल जोन, लिम्नेटिक जोन और बेंथिक जोन, फोटिक जोन और ईओफोटिक जोन मैंने बता दिया। झील का 3 टाइप बता दिया दोस्तों, है ना। तो देखिए झील में कितना जीव जंतु रहेगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि सूर्य का प्रकाश कितना जाता है उसमें। उसके बाद डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो घुले हुए ऑक्सीजन है जल में, वो कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, ये सब दोस्तों डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक टर्म होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं विंटर किल। विंटर किल क्या होता है? तो विंटर किल क्या होता है? जब आपको पता है कि ठंडे के समय अगर ये मेरा पानी है दोस्तों, तो ऊपर वाला सतह जो होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या जम जाता है? आइस, बर्फ़ जम जाता है ना। बर्फ़ जम जाता है तो सूर्य का प्रकाश जो होता है अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि बर्फ़ को तो क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन अंदर में भैया आपका जीव जंतु तो है ना। जीव जंतु को क्या चाहिए? अंदर में जलीय जंतु, उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कौन बनाता है दोस्तों? पेड़ पौधा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका सूर्य का प्रकाश बंद हो जाएगा तो अगर अंदर में कोई पेड़ पौधा है तो वो ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा। तो जो भी अंदर में डिजॉल्व ऑक्सीजन था समुद्र में या जल में, वो मछली लोग लेने लगा। तो कुछ समय के बाद क्या होगा? ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा। जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा तो ये जीव जंतु दोस्तों अंदर में मर जाएगा। ठीक, जब गर्मी का मौसम आएगा तो बर्फ़ पिघल जाएगा, तब आपको दिखेगा कि अंदर के जीव जंतु जो मरे हुए थे वो बाहर आ जाएंगे मरा हुआ, है ना। उसी को विंटर किल बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ठंडा के समय में ऊपर का बर्फ़ जम जाने के कारण सूर्य का प्रकाश जब अंदर नहीं पहुँच पाता है तो जो अंदर जीव जंतु होते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा को जो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, तो ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा। तो जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन मौजूद था पानी में, उसी को प्लांट जो है, उसी को जो है जीव जंतु लेता है। लेकिन कुछ समय के बाद ऑक्सीजन उसका ख़त्म हो जाएगा पानी का, तो जीव जंतु जो है मर जाते हैं। उसी को हम लोग विंटर किल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर ये हमारा समुद्र है, ठीक है, और ज़मीन है इधर, है ना, तो पानी के गहराई के आधार पे भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो जो समुद्र का जो कोस्ट है उसके जस्ट नज़दीक वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये इतने सारे एरिया को क्या बोलेंगे? लिटरल जोन बोलेंगे, जो ज़मीन के सटा हुआ है। फिर जब आप और नीचे आएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बैथल जोन। क्या बोलते हैं? बैथल, BATHYAL, बैथल जोन। और सबके से गहराई में हम लोग बोलते हैं एबाइसल जोन। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो याद रख लीजिएगा। एबाइसल जोन सबसे नीचे, उसके ऊपर बैथल और उसके ऊपर लिटरल। याद करना है तो ABL करके याद कर लीजिए। ठीक है, एबाइसल, A के बाद B आता है तो उसके ऊपर होगा, और B के बाद L आता है तो ऊपर L होगा। तो एबाइसल, बैथल और फिर लिटरल जोन दोस्तों। ठीक है, उसका देखिए जो पेड़ पौधा जीव जंतु होता है, जलीय जंतु होता है, एक्वाटिक एनिमल्स मतलब जलीय जंतु। तो जलीय जंतु को दोस्तों अलग अलग टाइप का जलीय जंतु होता है। ठीक है, एक होता है आपका न्यूस्टन, NEUSTON, न्यूस्टन।
ठीक है दोस्तों। फिर एक होता है पेरीफाइटन। मैं जब इसका पीडीएफ हिंदी में दूंगा तो उसका हिंदी में लिखा होगा, बहुत आसान है। एक होता है प्लैंकटन, ये आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। एक होता है नेक्टन, बहुत आसान है ये सब, भले आपको नाम डिफ़िकल्ट लग रहा है। एक होता है बेंथोस। तो अभी हम लोगों ने दोस्तों बेंथिक के बारे में पढ़ा था ना, बेंथिक। बेंथिक मतलब सबसे नीचे वाला पानी। तो उसमें जो जीव जंतु रहेगा उसको क्या बोलेंगे? बेंथोस। तो बेंथोस सबसे नीचे में रहता है, ठीक है। नेक्टन, नेक्टन मतलब जो स्विम कर सकता है, जो तैर सकता है। तो जीव जंतु तैर सकता है उसको हम लोग नेक्टन बोलते हैं, ठीक है। प्लैंकटन, प्लैंकटन दोस्तों वो जीव जंतु होता है, ठीक है, जो तैर नहीं सकता है, जो खुद नहीं इधर उधर जा सकता है, बल्कि पानी के बहाव के कारण वो इधर उधर हो सकता है दोस्तों। जो प्लैंकटन होता है ये समझ लो कि एक तरह का छोटा छोटा जलीय जंतु है जो खाना खुद बनाता है, जैसे अलगी है दोस्तों, शैवाल है, ठीक है, अलगी को शैवाल ही बोलते हैं। तो वो सब दोस्तों प्लैंकटन कहलाता है, ठीक है। तो प्लैंकटन दो टाइप का होता है, एक होता है फाइटोप्लैंकटन जो खाना खुद बनाता है, फाइटोप्लैंकटन जो खाना खुद बनाता है जैसे अलगी, और एक होता है जू प्लैंकटन। तो जू प्लैंकटन वो होता है जो फाइटोप्लैंकटन को खाता है दोस्तों। तो जू प्लैंकटन होता है जो फाइटोप्लैंकटन को खाता है, अलगी को खाता है। जैसे हमारा है केकड़ा। तो केकड़ा क्या है? एक तरह का प्लैंकटन है, ठीक है। और केकड़ा देखिए ज़मीन के केकड़ा जो है पानी के नीचे तैरता रहता है, तो उसको बेंथोस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद एक होता है दोस्तों न्यूस्टन, ठीक है। तो न्यूस्टन क्या होता है? जैसे कि ये पानी है ना, पानी है मेरा, तो ऊपर हवा है और नीचे पानी है। तो पानी और हवा के यहाँ पे एकदम सरफेस पे ही जो रहता है दोस्तों, सतह में पानी और हवा के सरफेस पे ही जो रहता है कांटेक्ट पे, उसी को दोस्तों बोलते हैं न्यूस्टन, ठीक है। तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे एकदम बीटल्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े मिल जाएंगे दोस्तों, जो एकदम पानी के सतह में ही रहते हैं। आप देखे भी होंगे नदी में, जो एकदम नीचे रहेगा। और उसके नीचे क्या रहेगा? मछली जो तैरेगा। और उसके नीचे क्या रहेगा दोस्तों? केकड़ा। तो तालाब में सबसे नीचे केकड़ा वेकड़ा रहता है, फिर उसके ऊपर मछली रहता है, और उसके ऊपर क्या रहेगा? छोटा पिल्लू टाइप का, कीड़ा टाइप का, उसको बीटल्स बोलते हैं। और उसको बैक स्विमर भी बोलते हैं, जो उल्टा तैरता है दोस्तों, नाम ही है बैक स्विमर, ठीक है। तो जो हवा और पानी के सतह में रहेगा मिक्सचर में, उसी को न्यूस्टन बोलते हैं, ठीक है। अब लास्ट है हमारा पेरीफाइटन। तो पेरीफाइटन वो होता है दोस्तों, आपको पता है कि समुद्र में या तालाब में बहुत सारा पेड़ पौधा होता है दोस्तों, है ना। तो वैसा चीज़ जो उसी से अटैच्ड होता है, ठीक है, उसी को हम लोग पेरीफाइटन बोलते हैं। तो वैसे जीव जंतु जो किसी पेड़ पौधा से अटैच्ड है, उसको हम लोग पेरीफाइटन बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? तो न्यूस्टन कहाँ रहा है? हवा और पानी के बीच में। एग्जाम्पल है बीटल और बैक स्विमर। प्लैंकटन कौन रहा है? खुद दो टाइप का होता है, एक फाइटोप्लैंकटन जो खाना खुद बनाता है, एक जू प्लैंकटन खाना खुद नहीं बनाता जब, बल्कि फाइटोप्लैंकटन खाता है जैसे केकड़ा। नेक्टन जो होता है तैर सकता है जैसे मछली वछली है। बेंथोस जो सबसे नीचे गहराई में रहता है जैसे केकड़ा वेकड़ा हो गया। पेरीफाइटन क्या होता है? जो किसी पेड़ पौधा से अपने को अटैच कर लेता है, उसी के साथ रहता है, उसको पेरीफाइटन बोलते हैं दोस्तों। समझ में आ गया आपको? सिंपल है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में, ठीक है। फूड चेन के बारे में, फूड चेन जिसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, यही बोलते हैं ना। आपको पता है खाद्य श्रृंखला क्या होता है? जैसे घास है, घास को कौन खाएगा? हिरन। हिरन कौन खाएगा? शेर, है ना। तो ये खाद्य श्रृंखला है दोस्तों। ऐसे कुछ कीड़ा जो है, कुछ पत्ती होता है, तो पत्ती को कौन खाता है? कीड़ा। कीड़ा को कौन खाता है? मेढक। मेढक कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? गिद्ध, है ना। तो ये फूड चेन है दोस्तों, ठीक है। तो फूड चेन जो होता है वो एक जानवर दूसरे जानवर पर डिपेंडेंट जो रहता है उसी को फूड चेन बोलते हैं दोस्तों। तो फूड चेन दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, और एक होता है दोस्तों डेट्रीटस फूड चेन, ठीक है। तो ग्रेजिंग फूड चेन वो होता है जो हरे
मतलब पेड़ पौधा से शुरू होता है, उसको ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं। जैसे घास से शुरू होगा, पेड़ पौधा शुरू होगा, ठीक है। और डेट्रिटस फूड चेन वो होता है जो मृत चीज़ से शुरू होता है, डेड बॉडी से, तो नाम ही है डेट्रिटस। डेट्रिटस मतलब मृत चीज़, और ग्रेजिंग मतलब जो जो ग्रेजिंग होता है जहाँ पे, मतलब ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, ठीक है, चरना, घास चरना। तो ग्रेजिंग मतलब फूड चेन, तो जो फूड चेन घास से शुरू होगा उसको ग्रेजिंग बोलेंगे, और जो मृत चीज़ से शुरू होगा उसको डेट्रिटस बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है जो आपका, ठीक है दोस्तों, आप ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन समझ गए। तो देखिए, जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है ना, जो चराई खाद्य श्रृंखला होता है, ये ज़्यादातर आपको दिखाई देगा कहाँ पे पता है? ये दिखाई देगा समुद्र में। ये आप ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि समुद्र में ग्रेजिंग फूड चेन कैसे होगा, कैसे होगा अभी बताते हैं आपको। और डेट्रिटस फूड चेन जो होता है, ये आपका होता है कहाँ पे? वन वाले क्षेत्र में, जहाँ पे बहुत भयंकर वन होगा, जैसे आपका रेन फॉरेस्ट है, वर्षा वन है, तो वहाँ पे डेट्रिटस फूड चेन होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वहाँ पे पेड़ वेड़ जो तो होता है दोस्तों गिरते रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, पेड़ गिरते रहता है तो ह्यूमस जो होता है दोस्तों, आपको पता होगा ह्यूमस, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको कोई नष्ट नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे जो खाद्य श्रृंखला होता है वो शुरू होता है दोस्तों मृत चीज़ से, ठीक है। वहाँ पे घास वास नहीं बचता है क्योंकि बहुत सारा जीव जंतु है, ख़त्म हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो वन वाला क्षेत्र होता है, वर्षा वन, वहाँ पे डेट्रिटस फूड चेन मेन रहता है, ठीक है। और जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है वो होता है समुद्र में। क्यों? क्योंकि वो पता है समुद्र दोस्तों बहुत बड़ा है ना, तो वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे जंतु दोस्तों बचते ही नहीं हैं। तो जो वहाँ पे जो डेड बॉडी होता है वो भी सब खा जाता है ना। तो डेड बॉडी से मछली अगर मर गया तो उसको भी खाने के लिए है कोई ना कोई। तो जो वहाँ जो फूड चेन होता है वहाँ पे शुरू होता है दोस्तों पेड़ पौधा से, ठीक है। छोटे छोटे जो प्लैंकटन होते हैं वहाँ से, फाइटोप्लैंकटन से शुरू होता है ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, समुद्र में। तो याद रखिएगा, समुद्र में जो हमारा फूड चेन मेन रहेगा वो होगा ग्रेजिंग, और जो वर्षा वन में जो रहेगा वो रहेगा मृत। आप इसको भूलिएगा नहीं, यूपीएससी आपको कन्फ्यूज कर सकता है, ठीक है। मैं आपको बता दिए तो आप कन्फ्यूज आप नहीं होंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे दोस्तों हम लोग फूड वेब के बारे में, जिसको हम लोग खाद्य चक्र बोलते हैं, ठीक है। तो खाद्य चक्र क्या होता है? जिसमें बहुत सारा खाद्य श्रृंखला जुड़ा होता है दोस्तों, है ना। और जो खाद्य श्रृंखला होता है, ठीक है, उसमें सब एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे मान लो मेढक है, तो मेढक को सांप भी खा सकता है, ठीक है। मेढक हो सके कुछ और खाए, सांप को हो सके लोमड़ी खाएगा या मोर खाएगा, या सांप को कोई और भी खा सकता है। तो एक चीज़ को जब एक से अधिक लोग खा सकते हैं और बहुत, जिसमें बहुत सारे खाद्य श्रृंखला जुड़े होते हैं, उसी को खाद्य चक्र बोलते हैं दोस्तों। नाम ही है चक्र, मतलब बहुत सारे हैं। वेब मतलब होता है क्या? बहुत सारा, है कि नहीं। तो जो हम लोग का खाद्य श्रृंखला होता है दोस्तों, तो जो सबसे नीचे रहता है ना, प्रथम स्तर का, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, मतलब पहला पोषण स्तर। फिर उसको जो खाता है उसको बोलते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। फिर उसको जो खाता है उसको बोलते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल, या तीसरा पोषण चक्र, ये पोषण स्तर। और उसके बाद उसके ऊपर वाले को बोलते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, और उसके ऊपर वाले को बोलते हैं फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल, या पांचवा पोषण स्तर, ठीक है। अब आपको पता है कि अच्छा कितना ट्रॉपिक लेवल होगा? क्या अनगिनत होगा? नहीं। आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग एक पोषण स्तर से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी कम होता है दोस्तों। एक टेंसले का नियम है, 10% लॉ बोलते हैं, 10% कानून। क्या बोलता है कि जितना एनर्जी उसके नीचे लेवल पे होगा, उसके ऊपर पे मात्र उसका 10% ही होगा, 90% ख़त्म हो जाएगा। तो मान लो इसके पास 100 किलो कैलोरी एनर्जी हुआ, तो ये कितना कैलोरी दे पाएगा इसको? मात्र 10%। तो 1000 का 10% कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 100 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो मान लो, एक मिनट रुको, मान लो इसके पास 100% एनर्जी था शुरू वाले के, तो इसको कितना प्रतिशत दे पाएगा? मात्र 10%। तो 90% हानि हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये कितना दे पाएगा? मात्र 1%। 10% का मात्र 10% का 10% कितना हुआ? 1%। 1% का 10% कितना हुआ दोस्तों? 0.1%। उसके बाद कितना इसको एनर्जी मिला? 0.01%।
अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते आते हैं तो जंतु का जो साइज बढ़ते जाता है, तो अगर उसका एनर्जी नहीं मिलेगा तो फिर उसको रहने से कोई मतलब नहीं है ना। जैसे कि मान लो यहाँ ये पेड़ है, तो पेड़ पेड़ पौधा है, छोटा छोटा है, उसको उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, उसको कौन खाया दोस्तों? हिरन। हिरन को कौन खाया? लोमड़ी खाया मान लो। लोमड़ी को कौन खाएगा? शेर खाएगा। शेर कितना बड़ा होता है और उसको मान लो 0.1% एनर्जी मिल रहा है, तो कैसे रह जी पाएगा? इसीलिए मैक्सिमम जो है 4 से 5 जीव पोषण स्तर ही होता है दोस्तों, ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि मात्र 10% एनर्जी जो है ऊपर ट्रांसफ़र होगा। तो अगर ऊपर कोई पोषण स्तर होना है तो एनर्जी भी तो होना चाहिए उसके पास, और एनर्जी नहीं होता, इसीलिए 4 से 5 पोषण स्तर से ऊपर नहीं होता, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्राथमिक उत्पादक, जो उत्पादन करता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, प्राथमिक उत्पादक, या सिंपल इसको बोल देंगे उत्पादक, ठीक। अच्छा, इसको कौन खाया? तो हिरन खाया, तो इसको बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर, जो कंज्यूम कर रहा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता। अच्छा, फिर इसको कौन खाया? तो ये भी तो उपभोग कर रहा है, लेकिन प्राथमिक तो नहीं है, ये खा रहा है हिरन को और हिरन किसी और को खा रहा है, तो ये जो है द्वितीयक उपभोक्ता है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। ये फिर ये कौन होगा? तो तृतीयक उपभोक्ता होगा, तृतीयक उपभोक्ता या टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, पोषण स्तर भले दूसरा है, लेकिन ये इसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ही को खा रहा है, उसके नीचे वालों को, ये उसको खा रहा है जो पहले किसी को खा रहा है, तो भले ये तीसरा स्तर पे है, लेकिन इसको द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। सिंपल है, अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप बना के देख लीजिए कि कौन किसको खा रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसको पारिस्थितिक पिरामिड भी बोलते हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, उससे जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, ये इस टाइप का होता है, इसको बोलते हैं सीधा पिरामिड और इसको बोलते हैं उल्टा पिरामिड। तो जितना ये बड़ा होगा ना उसका आधार, इसका मतलब वहाँ पे उतना जंतु है या उतना उसका ज़्यादा मूल्य है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ये छोटा होते जा रहा है, और छोटा हो गया और छोटा हो गया, इसका लंबाई ये बड़ा है, ये अब उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। तो जितना बड़ा होगा, इसका मतलब उतना उसमें अमाउंट है। जैसे यहाँ पे देखिए कम है, यहाँ पे उससे बढ़ गया, यहाँ पे उससे बढ़ गया, उससे बढ़ गया, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, उतना ज़्यादा अमाउंट है ऊपर में। तो इसमें हम लोग अगर ऊपर जा रहे हैं तो घट रहा है, और इसमें अगर ऊपर जा रहे हैं तो ये वाला बढ़ रहा है, इसीलिए इसको सीधा पिरामिड बोलते हैं। सीधा पिरामिड, जिसमें नीचे से ऊपर जाने पे घटता है, और इसको उल्टा पिरामिड बोलते हैं, इन्वर्टेड। उल्टा माने इन्वर्टेड पिरामिड, और इसको अपराइट, अपराइट मतलब सीधा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो जो पिरामिड होता है दोस्तों, वो 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का पिरामिड होता है। पिरामिड मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र होता है दोस्तों, वो तो उसमें 3 टाइप का पिरामिड होता है। एक होता है एनर्जी का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड मतलब पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो मतलब ऊर्जा का पिरामिड। तो मैंने बता दिया था आपको कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, मान लो नीचे क्या रहेगा, पेड़, पेड़ के नीचे क्या रहेगा दोस्त, ऊपर हिरन, हिरन के ऊपर लोमड़ी, लोमड़ी के ऊपर बाघ। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो बताइए एनर्जी बढ़ रहा है घट रहा है? ऊर्जा घटता है, क्योंकि पता है 10% ऊर्जा ऊपर जाएगा, फिर इसका 10% ऊपर, फिर इसका 10% ऊपर। तो हम लोग देखे थे ऊर्जा ऊपर घटता है। तो पिरामिड अगर हम बनाएंगे तो नीचे वाले को सबसे ज़्यादा ऊर्जा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो जो मेरा पिरामिड बना दोस्तों, वो कैसा बना, ऊपर में कम है, नीचे में ज़्यादा है ना। तो इसको हम लोग कैसा पिरामिड बना, सीधा पिरामिड बना, सीधा पिरामिड बना, ठीक है। कैसा बना, इरेक्ट या अपराइट।
तो याद रखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप ऊपर जाएंगे ऊर्जा घटेगा दोस्तों, है ना। दूसरा पिरामिड होता है दोस्तों नंबर का, संख्या का पिरामिड, और तीसरा पिरामिड होता है बायोमास का। ठीक है, तो याद आपको रखना है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहेगा, नंबर का पिरामिड सीधा भी रह सकता है, उल्टा भी रह सकता है, और बायोमास का पिरामिड भी सीधा भी रह सकता है, उल्टा भी रह सकता है। हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो नंबर का पिरामिड देखिए, संख्या का पिरामिड। तो मान लीजिए समुद्र है दोस्तों, तो ये बताइए समुद्र में, ठीक है, छोटा मछली ज़्यादा होता है कि बड़ा मछली ज़्यादा होता है? आपको पता है, जो फाइटोप्लैंक्टन होगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, तो जितना लंबा है इसका मतलब वो उतना ज़्यादा है। उसके ऊपर जाएंगे तब उसको खाने वाला जो प्लैंक्टन होगा जो कम होगा उससे, उसके ऊपर छोटी मछली बहुत कम होगी संख्या में, मतलब इससे कम होगा, फिर उसके ऊपर और बड़ी मछली, और हवेली ये सब होगा और कम होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पिरामिड कैसे बन रहा है, समुद्र वाले में संख्या वाला पिरामिड सीधा बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो समुद्र में जो पिरामिड बनता है दोस्तों वो नंबर वाला वो सीधा बनता है, ऊर्जा वाला तो सीधा सब में बनेगा, कहीं भी चले जाओ, लेकिन समुद्र में सीधा बनता है। उसी तरह मान लीजिए घास का मैदान है, घास के मैदान का अगर हम देखना है, ठीक है, तो उसमें भी अगर देखें तो घास जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, उससे कम आपका उसको खाने वाला हिरन, उससे कम खाने वाला उसका लोमड़ी, और लोमड़ी को खाने वाला शेर, और शेर को खाने वाला गिद्ध मरने के बाद, तो ये भी क्या होगा, सीधा होगा। घास में ही अगर हम दूसरे चीज़ में देखें तो मान लो एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, तो पेड़ तो एक ही है, तो पेड़ क्या है, सबसे नीचे आएगा पोषण स्तर में, ट्रॉपिकल लेवल में, क्योंकि खाना यही बना रहा है। तो पेड़ कितना होगा दोस्तों, मान लो एक पेड़ का बात करें, तो हम अगर ट्री इकोसिस्टम का बात करें, एक क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कि ट्री इकोसिस्टम मतलब वृक्ष परिस्थिति तंत्र में कैसा पिरामिड ऑफ नंबर बनेगा, क्योंकि ऊर्जा वाला तो यही है, संख्या वाला कैसा बनेगा। तो एक पेड़ है, तो एक पेड़ है तो ऐसे बना देते हैं, एक पेड़ है छोटा सा, मतलब इतना ही तो पेड़ है, एक ही संख्या दिख रहे हैं ना, तो जितना लंबा होगा मतलब ज़्यादा पेड़ है, एक पेड़ है छोटा बनाया। एक पेड़ में बहुत सारी चिड़ियाँ होगी दोस्तों, होगी, मान लीजिए चिड़ियाँ ज़्यादा है 5 या 10, ठीक है। उसके बाद चिड़िया पे उस परजीवी भी होगा, कीड़ा मकोड़ा भी होगा जो चिड़िया को पे रहेगा। तो एक चिड़िया पे कि बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा होगा, तो 10 चिड़िया पे और ज़्यादा होगा, तो लीजिए बना देते हैं ऐसा। अब मान लो उन परजीवी को खाने वाला कोई एक ही है, गिद्ध, तो ऐसे होगा। तो कैसा मेरा बना दोस्तों, ऐसे बना और फिर ऐसे बन गया ना। तो शुरू में क्या हो रहा है, उल्टा पिरामिड बना और फिर क्या हो गया, सीधा। तो कैसा बन गया, ये डंबल का साइड का बन गया, डंबल का शेप का। डंबल ऐसे ही होता है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये उल्टा डंबल हो गया, है ना। तो याद रखिएगा इसमें क्या हुआ, सीधा उल्टा का मिक्सचर हो गया दोस्तों, है कि नहीं। उसी तरह आप समझ गए। चलिए, तो जब भी जो इकोसिस्टम का पूछे तो आप बना के देख लीजिएगा कि संख्या बढ़ रहा है कि घट रहा है। अच्छा, बायोमास का देखें तो बायोमास मतलब होता है कितना उसके पास वेट है, वजन, वजन के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम घास का मैदान का बात करें तो घास का अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वेट होगा, हिरन होगा उससे कम वेट होगा, शेर होगा और कम वेट होगा, मतलब शेर टोटल शेर, और चील देखेंगे उसको जो खाएगा और कम। तो कैसा बना दोस्तों, घास के मैदान में बायोमास वाला सीधा, कैसा बना, सीधा। अगर समुद्र में देखें दोस्तों तो समुद्र में जो छोटी छोटी मछली होगी उसका वेट बहुत कम होगा, तो बहुत कम है, उसको कौन खाएगा, बड़ी मछली, तो उसका वेट ज़्यादा होगा उससे। और शार्क वार्क तो और ज़्यादा वेट रहता है, तो वहाँ पे कैसा बना दोस्तों, उल्टा। तो वहाँ पे बायोमास कैसे बना, बायोमास पिरामिड का उल्टा, इन्वर्टेड, ठीक है। तो जिसमें भी पूछे आप उसको बना के देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं दो टर्म होता है, एक होता है बायो एक्यूमुलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों जैव संचय, और दूसरा होता है बायो
मैग्नीफिकेशन। ये है क्या, ये प्रदूषण के स्तर, प्रदूषण के हिसाब से दो चीज़ को डिवाइड किया गया, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई चीज़ था जो खराब था, पोल्यूशन था। ठीक है, तो अगर वो एक ही जीव जंतु, मान लो कोई कछुआ मछली है, ठीक है, मछली है, ठीक है, वो बहुत समय से पोल्यूटेड वाटर में दोस्तों रह रहा है। ठीक है, और वो कुछ कुछ खा रहा है ऐसा चीज़ जिसमें पोल्यूशन है। ठीक, तो क्या होगा, वो चीज़ इसमें एक्यूमुलेट होते रहेगा, इकट्ठा होते रहेगा इसके बॉडी में। तो जब एक ही जीव में पोल्यूशन अगर स्टोर हो रहा है, और ऐसा पोल्यूशन जो डिजॉल्व पानी में घुलता नहीं है, क्योंकि पानी में घुलेगा तो ये मछली टॉयलेट ये सब करेगा तो निकल जाएगा, लेकिन वो किस में घुल जाता है, फैट में, वसा में। तो चूँकि मछली में वसा होता है तो वो उसके वसा में स्टोर हो जाता है, वो नहीं निकलता है। तो बायो एक्यूमुलेशन, एक ही जीव में जो पोल्यूशन बढ़ते रहता है, प्रदूषण बढ़ते रहता है, हार्मफुल चीज़, उसी को खतरनाक चीज़ को हम लोग बढ़ते रहता है एक ही जीव में, उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ठीक है, बायो मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन में एम है तो एम से याद कर लीजिए, मैनी, मतलब इसमें भी प्रदूषण बढ़ता है लेकिन एक जीव में नहीं। जैसे हम आगे जाते हैं एक जीव से दूसरा जीव, उसमें बढ़ता है। जैसे देखिए कोई छोटी सी मछली है, ठीक है, वो कुछ पोल्यूटेड वाला चीज़ खाया, ठीक है, तो उसके बॉडी में जमा हो गया। इसको कौन खाए दोस्तों, ऐसे देखिए छोटी मछली थी, सबसे पहले, उससे पहले कोई छोटा सा कीड़ा था, ठीक है, कीड़ा था, ये कोई पोल्यूशन वाला चीज़ खा लिया तो इसमें जमा हो गया बॉडी में। फिर ये वाला कीड़ा को एक छोटी मछली खा लिया, भूख लगा था, खा लिया, इसके बॉडी में जमा हो गया। इस छोटी मछली को बड़ी मछली मान लो खाई, मान लो मांगुर, या जो हम लोग खाते हैं मांगुर, रेहू, वो खा ली, तो ये वाला मछली इसके पेट में चला गया तो पोल्यूशन भी चला गया होगा इसके मछली बॉडी में। और ये बड़ी मछली को जब हम मार्केट से लाके, मार्केट में कटवा के फिर खाया, रूम पे फ्राई करके मस्त एकदम, तो ये वाला जो, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये मछली जो का जो पोल्यूशन था वो हमारे बॉडी में घुस गया। तो इसमें क्या हो रहा है, पोल्यूशन जो है एक जीव से दूसरे जीव में जा रहा है, एक बॉडी में हम लोग नहीं देख रहे हैं, दूसरे जीव में देख रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको बायो मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जैव प्रवर्धन या जैव आवर्धन। तो याद रखना है, इसमें एक से दूसरे स्तर में होता है, एक जीव से दूसरे जीव में, और बायो एक्यूमुलेशन एक ही जीव में। बस आपको दो चीज़ याद रखना है, हो सके यूपीएससी इन दोनों में आपका कंफ्यूज कर दे। बायो एक्यूमुलेशन मतलब दे दे कि बहुत सारे जीव में होता है, और बायो मैग्नीफिकेशन दे दे एक जीव में, तो आपको सतर्क होना है। याद रखिएगा, बायो एक्यूमुलेशन एक ही जीव में होता है और बायो मैग्नीफिकेशन एक से ज़्यादा जीव में होता है। ठीक है, चलिए, और दोनों का सेम चीज़ क्या है, दोनों में जो भी पोल्यूशन होता है वो पानी में नहीं घुलता है, वो लंबे समय तक रहता है, क्योंकि तुरंत ख़त्म हो जाएगा तो इकट्ठा होगा ही नहीं ना। तो ऐसा चीज़ रहता है जो लंबे समय तक रहे, पानी में ना घुले, वसा में घुले, और जल्दी से डिस्ट्रॉय, जल्दी से उसका विघटन जो है, अपघटन ना हो। ठीक है, लंबे समय तक सेम टू सेम रहे, उसी को बोलते हैं हम लोग वही पोल्यूटेंट जो है बायो एक्यूमुलेशन में एक ही जीव में, और बायो मैग्नीफिकेशन में एक से अधिक जीव में दोस्तों रहता है। समझ में आ गया आपको दो चीज़। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट और देखेंगे। एक को बोलते हैं दोस्तों, अगला जो चीज़ है दोस्तों उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल एडाप्टेशन। एडाप्टेशन मतलब पारिस्थितिक अनुकूलन। इसमें क्या होता है, इसमें जो है जीव जंतु एडाप्ट कर लेता है। ठीक है, तो एडाप्टेशन भी अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल, मतलब उसमें बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है दोस्तों उसका चेंज हो जाता है, जैसे सांस वाँस अधिक लेने लगेगा, ये सब होता है। दूसरा होता है रूपात्मक, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी मतलब उसका रंग रूप जो है, आकार जैसे विशेषता, जैसे गिरगिट होता है दोस्तों, वो चेंज कर देता है कलर, है ना, तो उसका रूप चेंज होता है। एक व्यवहार उसका के आधार पे जो है अलग चेंज हो सकता है, बिहेवियरल एडाप्टेशन, उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग जैसे गर्मी के दिन में जल्दी सांस लेने लगते हैं, है ना, क्यों, पसीना, स्वेटिंग होगा तो उससे क्या होगा,
ठंडा होगा बॉडी, और ठंडा के दिन में हम लोग कांपने लगने लगता है, कांपते हैं तो गर्मी आता है बॉडी में, ठीक है। तो उसको इकोलॉजिकल एडाप्टेशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। एक होता है एक्लामाइटेजेशन, एक्लाइमेटाइजेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में दशा अनुकूलन। तो देखिए जो एडाप्टेशन होता है दोस्तों, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन, ये मोर और लेस क्या रहता है, चेंज, मतलब वो रहता है लंबे समय तक रहता है। इसमें जो हम पसीना वाला एग्जाम्पल दिए वो इसमें नहीं होगा, वो दशानुकूलन में होगा, ठीक है। तो एडाप्टेशन में जैसे हो गया जिराफ है, जिराफ का पहले गर्दन तो लंबा नहीं होगा, छोटा गर्दन होगा, लेकिन जब उसको खाना नहीं मिला तो धीरे धीरे करके बहुत सालों में उसका गर्दन लंबा हो गया दोस्तों, ठीक है। जिस तरह हम लोग का पहले आपको पता है शुरू में जो माथा था वो छोटा था, लेकिन जब जैसे जैसे आदमी सोचने लगा, विकास हुआ तो बड़ा हो गया, तो हम लोगों ने एडाप्ट कर लिया, ठीक है। उसी तरह जब भी जीव जंतु अपने इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को, इकोलॉजी को के कारण एडाप्ट हो जाता है, ताकि नहीं एडाप्ट होगा तो जी नहीं पाएगा, उसी को इकोलॉजिकल एडाप्टेशन बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोग का जो पैर है दोस्तों, तलवा वो एकदम सीधा है, नहीं होगा तो क्या होगा, स्लिप कर जाएंगे, ठीक है, नहीं गिर पाएंगे, ठीक है। तो इकोलॉजिकल एडाप्टेशन मतलब जो लंबे समय तक होगा, ठीक है, उसको एडाप्टेशन बोलते हैं, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन या पारिस्थितिक अनुकूलन बोलते हैं। एक्लाइमेटाइजेशन होता है छोटे समय के लिए। जैसे हम लोग अगर पहाड़ में जाते हैं दोस्तों, तो पहाड़ में आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों कम हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का जो हृदय है वो जल्दी जल्दी धड़कने लगता है, पंपिंग ज़्यादा जल्दी करने लगता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो उसको एक्लाइमेटाइजेशन बोलते हैं। फिर जैसे वो जब कुछ समय बाद नीचे आता है घूम फिर के, है ना, जैसे हम लोग जब भी दार्जिलिंग वार्जिलिंग जो जाते हैं या उत्तराखंड जाते हैं घूमने के लिए, मनाली जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे उनका फास्ट ब्रीदिंग होता है जल्द दोस्तों। क्यों? क्योंकि नहीं होगा तो फिर सांस लेने में दिक्कत होगा। तो बॉडी क्या होता है, क्लाइमेट के अनुसार अपने को ढाल लेता है, उसी को बोलते हैं दशानुकूलन। फिर जैसे ही वो आदमी नीचे आता है घूम फिर के, तो देखता है कि फिर कुछ समय के बाद उसका जो है बॉडी नॉर्मल हो जाता है। तो दशानुकूलन क्या होता है, छोटी अवधि में जो बॉडी में चेंज होता है उसको एक्लाइमेटाइजेशन बोलते हैं, और लंबे समय के लिए जो होता है उसको इकोलॉजिकल एडाप्टेशन, पारिस्थितिक अनुकूलन बोलते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए दोनों में, ठीक है। अनुकूलन ऐसे होता है, ठीक है। तो ये लंबे समय के लिए, ये छोटे समय के लिए। यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, एक्लाइमेटाइजेशन को दे देगा शॉर्ट टर्म में और एडाप्टेशन को दे देगा लंबे समय के लिए। यूपीएससी ऐसे ही जो है खेल खेलता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों अगला टॉपिक, उसका नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या नाम है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन बहुत आसान है दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकीय उत्तराधिकार, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, बहुत आसान है। उत्तराधिकार क्या होता है, बाप का जो पैसा वैसा होता है, प्रॉपर्टी, वो बेटे को जाता है, फिर उसके बाद उसके पोते को जाएगा, है ना। तो ऐसे करके ट्रांसफ़र होता है। तो उसी तरह जो कहीं भी ऐसा तो नहीं होगा शुरू से ही वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधा होगा, है ना। तो शुरू में कोई भी जब एरिया होता है दोस्तों, वो एकदम क्या होता है, एक पत्थर मान लो होता है, पत्थर, ठीक है। उसमें फिर कहीं से कुछ छोटे छोटे एकदम कीड़े मकोड़े आते हैं, जो दोस्तों यहाँ पे टॉयलेट करते हैं, रिएक्शन होता है, तो तब जाके छोटा छोटा दोस्तों मिट्टी बनता होगा, हल्का हल्का, ठीक है। फिर मिट्टी बनता होगा, फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घास वास आता होगा दोस्तों, फिर घास आता होगा, फिर इसमें बड़े बड़े घास आएंगे, ठीक। उसके बाद फिर ये जाके यहाँ पे इसको रिप्लेस करके फिर पेड़ आएगा, ठीक है। तो ये जो हुआ चेंज, जहाँ पे शुरू में कोई कुछ नहीं था, जहाँ पे सबसे पहले बेयर रॉक था, मतलब सिर्फ पत्थर था, उसका छोटे छोटे यहाँ पे जो हल्के हल्के कीड़े मकोड़े आए, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पायोनियर स्पीसीज। क्या बोलते हैं? पायोनियर स्पीसीज, जिसमें आता है आपका लाइकेन, ठीक है। क्या आता है? लाइकेन। तो जो नंगा चट्टान में पहली बार आया उसको पायोनियर स्पीसीज बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं? पायोनियर स्पीसीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर उसको मिट्टी विट्टी बना, फिर छोटे मोटे घास आए, फिर उसके बाद बड़े घास आए, फिर पेड़ आए। तो पेड़ के बाद क्या होगा, कुछ और कुछ बड़ा तो होता है नहीं है, तो पेड़ को बोलते हैं क्लाइमेक्स स्पीसीज, मतलब क्लाइमेक्स है, इसके बाद कुछ है नहीं दोस्तों, ठीक है। और जो बीच वाला है
उसको हम लोग बोलते हैं सीरल स्पीसीज या सीरल कम्युनिटी। ठीक है, तो पाइनियर कम्युनिटी या पाइनियर स्पीसीज जो शुरू में आता है, जैसे लाइकेन है, अलगी है, मतलब लाइकेन है जो, उसके बाद जो है लाइकेन आपको पता है ना क्या है, अलगी और फंगस, मतलब शैवाल और कवक का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जहाँ दोनों को फ़ायदा होता है दोस्तों। शैवाल खाना बना देता है और फंगी उसको न्यूट्रिएशन ये सब दे देता है, और जो है फंगस को, कवक को खाना मिल जाता है और शैवाल को संरक्षण मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो लाइकेन शुरू में आता है, उसको पाइनियर स्पीसीज बोलते हैं, और लास्ट वाले को क्लाइमेक्स बोलते हैं, और बीच वाले को सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। और यही जो ट्रांजिशन हुआ है, जो बेयर रॉक था, फिर मिट्टी बना, फिर पेड़ पौधा बना, उसी को हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकीय उत्तराधिकार दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, तो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है दोस्तों, वो 2 टाइप का होता है, बहुत सारा टाइप का होता है, लेकिन जो हम लोग को जो पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी मतलब प्राथमिकीय, प्राथमिक उत्तराधिकार या सक्सेशन। उत्तराधिकार से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सक्सेशन बोलिए। ठीक है, तो प्राथमिक सक्सेशन या प्राइमरी सक्सेशन तब होता है जब पहले कुछ था नहीं, पत्थर से ही पूरा उदय हुआ। तो जो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखें, वो कुछ था नहीं, पत्थर से ही फिर पेड़ बना, तो उसी को प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। और ये बहुत टाइम लगता है दोस्तों। लाइकेन आएगा, फिर उसमें मिट्टी बनता है, पता है आपको, करोड़ों साल में मिट्टी बनता है, फिर उसके बाद पेड़ पौधा बनता है ये। तो जो प्राथमिक सक्सेशन होता है वो धीरे धीरे होता है और नया एरिया पे होता है, जो पहले जहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब एकदम नया एरिया पे होता है, और धीरे धीरे होगा और बहुत ज़्यादा समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन, दूसरा सक्सेशन होता है मेरा सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक उत्तराधिकार। ठीक है, तो द्वितीयक उत्तराधिकार क्या होता है कि पहले वहाँ पे ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं था, पहले था, सक्सेशन हो रहा था, लेकिन वहाँ पे आग वाग लग गया तो पूरा नष्ट हो गया। ठीक है, फिर जाके वहाँ पे सक्सेशन हुआ। मतलब मान लो यहाँ पे घास था या पेड़ था, अब पेड़ में आग लग गया। ठीक है, तो पेड़ तो जल गया, लेकिन मिट्टी तो होगी ना दोस्तों, मिट्टी तो होगी, तो वहाँ फिर से फिर घास वास उगेगा, फिर पेड़ आएगा। तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या हुआ कि प्राइमरी सक्सेशन में ही जब बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गया, आग लग गया, बाढ़ आ गया, तब जाके सक्सेशन वहाँ जो शुरू होता है उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। तो सेकेंडरी सक्सेशन बिल्कुल नया जगह पे नहीं होता है, पहले उस एरिया पे प्राइमरी सक्सेशन कुछ प्रोसेस हुआ होगा या अंत में हो गया होगा, लेकिन को बिल्कुल नया एरिया में नहीं है सेकेंडरी सक्सेशन। और चूँकि पहले से मिट्टी वहाँ मौजूद है, इसीलिए सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है दोस्तों, द्वितीयक उत्तराधिकार प्राथमिक उत्तराधिकार प्राइमरी सक्सेशन से फास्ट होता है, जल्दी होता है। आप समझ में आ गया आपको दोनों, बहुत सिंपल है। तो याद रखना है, ये एकदम नया एरिया पे, और ये नया एरिया पे नहीं होता है, पहले था, डिस्टर्ब हो गया, लेकिन उसके बाद हुआ है। ठीक है, और भी कुछ सक्सेशन होता है जो उतना काम का नहीं है, फिर भी सुन लीजिए। एक होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। तो ऑटो मतलब क्या, ऑटोजेनिक मतलब जो सक्सेशन वहीं के निवासी के द्वारा लाया जा रहा है, मतलब उस समुदाय के निवासी के द्वारा लाया जा रहा है, उसको ऑटोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और दूसरा होता है एलोजेनिक, बस आपको नाम याद रखना है। ऑटो मतलब समझ लीजिए मूल निवासी के द्वारा होता है, वहीं के निवासी के द्वारा, और ऑटोजेनिक मतलब बाहरी ताकत के द्वारा, बाहर से कोई सक्सेशन अगर हो रहा है, बाहर से कहीं मदद मिल रहा है, तो उसको एलोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं। तो ऑटोजेनिक वहीं का मूल निवासी जो सक्सेशन करेगा उसको ऑटोजेनिक, और एलोजेनिक मतलब बाहर से दोस्तों। ठीक है, फिर एक होता है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी, जो खुद से अपना खाना बनाते हैं। तो ऐसा सक्सेशन जो ऑटोट्रॉपिक के द्वारा होगा। ठीक है, जिसके शुरू में ऑटोट्रॉपिक रहेगा, मतलब शुरू में प्लांट छोटा सा घास था, जो एक घास जो है खाना खुद बनाता है, स्वपोषी है। तो जो ऑटोट्रॉपिक के शुरू में के द्वारा होगा, ठीक है, जिसके प्रारंभ जिस सक्सेशन के प्रारंभ में ऑटोट्रॉप्स होगा, मतलब पेड़ पौधा होगा, उसको ऑटोट्रॉपिक पर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक या स्वपोषी
सक्सेशन उत्तराधिकार, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक मतलब परपोषी, जो दूसरे, तो जिस उत्तराधिकार में सक्सेशन जो है वो हेटेरोट्रॉप से शुरू होगा, मतलब जीव जंतु से शुरू होगा, पेड़ से नहीं, जीव जंतु से, उसको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और भी अच्छे से समझना है तो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन मतलब जहाँ पे पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा होगा उसको ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, हेटेरोट्रॉपिक मतलब जहाँ पे परपोषी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये पूरा जानकारी जो है दोस्तों सक्सेशन के ऊपर में आपको था। ठीक, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक हमारा, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल या इकोलॉजिकल साइकिल। ठीक है,